अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो दो बातें हैं, या तो आप थंबनेल से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आए हैं या आपने इस सीरीज का दूसरा वीडियो देखा था और आपको भी समझ आ रहा है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो आपको एक अच्छे मेडिकल एडमिशन के लिए प्लानिंग करने में और आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसी बातों की जो जनरली जब भी आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए प्लान कर रहे होंगे या जब किसी आप काउंसलर से बात कर रहे होंगे या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे तो ये कॉमनली आपको ये चार बातें सुनाई देने वाली है। तो इस वीडियो में मैं उन चारों बातों के बारे में आपको रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा और उसके बेस पे आप खुद समझ पाएंगे कि इन चारों ही बातों में कितना दम है और क्या आपको सच में इन बातों पे विश्वास करना भी चाहिए या नहीं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही देता है ताकि आप अपने रैंक के बेस पे एक बेस्ट मेडिकल एडमिशन को प्लान कर सके। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड जीएमसी और नॉट। नीट नेविगेटर इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो मेडिकल एडमिशन की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए कोशिश कर रही है। और इस वीडियो में भी मैं कुछ उन बातों की बात करने वाला हूँ जो जनरली बच्चे और माँ बाप अपने एमबीबीएस एडमिशन की जर्नी में कहीं ना कहीं जरूर सुनते हैं। तो वो चार बातें क्या हैं और उन चार बातों को आपका जिंदगी में कैसे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, मैं उन चारों बातों को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, जब आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए प्लान कर रहे होते हैं और अगर आप इतना अच्छा रैंक लेके आप आए हैं कि जहां पे आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है, तो आप दो बातें जो बहुत जनरली सुनते होंगे। पहली बात ये कि पहले ही राउंड में एडमिशन ले लो क्योंकि उसके बाद सीटें भर जाती है। मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी कॉलेजेस में सभी सीटें फर्स्ट राउंड में ही भर जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक सेंट्रल काउंसलिंग जो एमसीसी कंडक्ट करता है और दूसरा स्टेट काउंसलिंग। जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं उनमें पहले एमसीसी शुरू करेगा और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स अपने अपने राउंड को शुरू करेंगे। तो इनवेरिएबली जिस बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों ही जगह पे एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और गवर्नमेंट भी इस प्रोविजन को उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है कि बच्चा चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में उसको कोई अलॉटमेंट मिली हो या स्टेट कोटा में अलॉटमेंट मिली हो, गवर्नमेंट उसको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट की परमिशन देती है। तो ये जो बात है कि फर्स्ट राउंड ही आपको एडमिशन दिलवा सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। जनरली फर्स्ट राउंड में आप एडमिशन इसलिए ज्यादा उतावले होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड की बात आती है तो आपको विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। आप हिस्टोरिकल कट ऑफ के बेस पे सिर्फ फर्स्ट राउंड तक ही एडमिशन प्लान कर पाते हैं और इसीलिए मैक्सिमम काउंसलर आपको ये डर दिखाते हैं कि बस फर्स्ट राउंड में ही आप सीट ले लीजिए वरना आपकी सीट हाथ से चली जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के एडमिशन राउंड 4 में भी होंगे, बच्चों के एडमिशन राउंड 3 में भी होंगे और बच्चों के एडमिशन राउंड 2 में भी होंगे। और जहां तक बात है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में लेके ऑटो अपग्रेड में जाके राउंड 2 राउंड 3 में जाना चाहते हैं, बिलीव यू मी, ये आपके लिए इतना स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होने वाली है बोथ फाइनेंशियली एज वेल एज साइकोलॉजिकली कि आप सेकेंड राउंड के बाद थक जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि अपने एडमिशन को होलिस्टिकली प्लान कीजिए, चारों राउंड की प्लानिंग को लेके चलिए। आपके रैंक के बेस पे ये डिसाइड होना होता है कि आपको कौन से राउंड में बेस्ट एडमिशन मिलने की संभावना है। एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने राउंड प्लानिंग और एडमिशन स्ट्रेटजी को इतना ज्यादा फोकस रखा है कि अगर आप हमारी डिजिटल काउंसलिंग गाइडेंस जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वहां पे आपको अपनी चॉइस ऑफ कॉलेज जो आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो पता लगेगा कि वो कॉलेज आपको कौन से राउंड में मिल सकते हैं और आप उसी चॉइस के बेस पे अपना ये प्लान बना सकते हैं कि मुझे कौन से राउंड तक काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो पहली बात जो मैंने आपको कही कि सिर्फ पहले ही राउंड में एडमिशन होता है, इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट में अगर किसी काउंसलर के पास जब आप जाते हैं और वो आपको कहता है कि आप फिक्र ना कीजिए, हम आपकी सीट ब्लॉकिंग करवा के चलेंगे और आपको एक अच्छे कॉलेज में हम एडमिशन दिलवा देंगे, प्लीज इस बात में भी अब कुछ दम नहीं बचा है। आज से 4 साल पहले तक एक प्रोविजन होता था कि जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसमें जो सेकंड राउंड के बाद ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती थी वो रिस्पेक्टिव स्टेट में वापस चली जाती थी। उस प्रोसेस में ही सीट ब्लॉकिंग का एक अपॉर्चुनिटी बनता था। सीट ब्लॉकिंग में उस टाइम पे ये कहा जाता था कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड में अलॉटमेंट लेंगे
और अगर उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो सीट वापस आपके स्टेट में आ जाएगी और उस स्टेट के बच्चों की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2022 में ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि एमसीसी को चारों राउंड और सभी सीटें खुद ही फिल करनी है। अब कोई भी सेंट्रल काउंसिलिंग की ऑल इंडिया कोटा की सीट वापस स्टेट कोटा में नहीं जाती है। तो जो सीट ब्लॉकिंग वाली बात है वो अब बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रही है। तो कोई भी आदमी आज के दिन में आपकी सीट ब्लॉक करने वाली जो बात है वो नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एक अलॉटमेंट लेता चला जाए और अपनी सिक्योरिटी फॉरफिट करवाता चला जाए। बट राउंड 3 के बाद आप किसी भी तरीके से राउंड 4 में सीट ब्लॉक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि राउंड 3 में जो अलॉटमेंट हो जाती है जिन बच्चों को, वो ऑटोमेटिकली राउंड 4 के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो प्लीज इन बातों में भी कोई दम नहीं है कि आप सीट ब्लॉक करवा के एक अच्छे कॉलेज तक जा सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि फिर ये कैसे पता लग सकता है कि मुझे राउंड 4 में अच्छा कॉलेज मिल सकता है या नहीं। ये एक प्योर डाटा एनालिटिक्स है। बिलीव यू मी, आपको एक एक बच्चे की मेरिट और एक एक बच्चे की चॉइसेस को समझना पड़ेगा कि वो बच्चा कौन से स्टेट की मेरिट में है और वो बच्चा क्या सीट अलॉट ले रहा है, क्या वो उसको रिटेन करेगा या छोड़ेगा। और उस मेरिट मूवमेंट के बेस पे ही आप एक एनालिटिक्स करते हैं कि कैसे आप अपने 3rd राउंड या 4th राउंड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको इनवेरिएबली किसी ना किसी एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये जो मैंने बात की कि सीट ब्लॉकिंग, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आदमी आपकी सीट ब्लॉक करके आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकता है। तीसरी बात जिसके बारे में आपको मैं समझाना चाहूंगा वो है पीजी कोटा। बहुत सारे काउंसलर आपको ये कहेंगे कि आपको मैं पीजी कोटा का बेनिफिट दिलवा दूंगा। प्लीज एक बात को समझिए, आज के टाइम पे आप यूजी सीट्स वर्सेस पीजी सीट्स को अगर आप देख रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पीजी कोटा को समझने के लिए ये जरूरी है कि पीजी सीट्स कैसे अलॉट होती हैं। किसी भी कॉलेज में जब उसको नया एमबीबीएस का परमिशन मिलता है तो उस कॉलेज में पहले जब तक उसका फर्स्ट बैच नहीं निकलता है तब तक उसको सिर्फ नॉन क्लिनिकल पीजी सीट्स ही मिल सकती हैं। बट जैसे ही उसका फर्स्ट बैच कंप्लीट हो जाता है, उस कॉलेज का स्टेटस परमिटेड से रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसके पास वहां पे पीजी सीट्स बोथ क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल आनी शुरू हो जाती है। तो आज अगर आप मान लीजिए आज के पर्सपेक्टिव में पीजी सीट्स को काउंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उन स्टेट्स में ज्यादा सीट्स दिखाई देने वाली हैं जहां पे आज से 6 साल पहले ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस थे। पर पिछले 6 साल में जिन स्टेट्स में ज्यादा कॉलेजेस हो गए हैं उनमें पीजी सीट्स का जो बेनिफिट है वो अगले 1 या 2 साल के अंदर अंदर आपको दिखाई देने वाला है। अब आपका बच्चा या आप अल्टीमेटली एमबीबीएस से 6 साल के बाद बाहर आने वाले हैं और उस टाइम तक जिस स्टेट में भी आपने एडमिशन लिया उस स्टेट में पीजी सीट्स का लैंडस्केप बहुत चेंज हो जाने वाला है। तो अगर आप आज अपना डिसीजन सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे पीजी कोटा में बेनिफिट मिलेगा तो प्लीज और प्लीज इस बात को बिल्कुल भी प्रायोरिटी मत दीजिए। पीजी कोटा का कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये एक बहुत डिफाइंड नॉर्म्स हैं जिसमें कि एक यूजी सीट्स के कंपैरिजन में पीजी सीट्स में आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। अगर आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाएंगे वहां पे आपको हर कॉलेज की यूजी सीट्स प्लस उसकी पीजी सीट्स आपको पूरा एक एक डिटेल आपको वहां पे दिखाई देने वाला है। इस डिटेल से आप खुद देखेंगे कि जो नए कॉलेजेस हैं वहां पे आपको सिर्फ नॉन क्लिनिकल सीट्स दिखाई दे रही हैं, बट जो पुराने कॉलेजेस हो जाते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली क्लिनिकल सीट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज पीजी कोटा की सीट के चक्कर में अपने एडमिशन को खराब मत कीजिए। एक बहुत होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग की बात है कि आपको पीजी कोटा का कितना बेनिफिट मिल सकता है, ये 6 साल बाद की चीज है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये होता है कि आपको ये कहा जाता है कि ऐसे स्टेट्स में अप्लाई करो जहां पे सर्विस बॉन्ड नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी स्टेट को आप स्टीरियोटाइप नहीं करके कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कर्नाटका के सारे कॉलेज अच्छे हैं और यूपी के सारे कॉलेज खराब हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में सारे कॉलेज अच्छे हैं और हरियाणा में कॉलेज बेकार है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है। मैं सबसे पहले आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि बॉन्ड की कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए। कोई भी सर्विस बॉन्ड जो होता है उसमें बहुत क्लियरली लिखा होता है कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की ही बात करूं, हरियाणा में आपको यह समझाया जाता है कि वहां पे 5 साल का बॉन्ड है, जबकि वहां पे उस 5 साल के बॉन्ड में
3 साल की पीजी की ड्यूरेशन भी इंक्लूडेड है। आप अगर एमबीबीएस करने के बाद कहीं से भी, ये मैं यहाँ पे इसलिए हाईलाइट करना चाहूंगा, कहीं से मैं वर्ड इसलिए कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हरियाणा से ही पीजी करने से उस बॉन्ड का 3 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। आपने कहीं से भी पीजी किया है, आपको 3 साल का, उस 5 साल में से 3 साल का एग्जाम्पशन आपको मिलने वाला है। दूसरी बात, और बाकी बचे 2 साल भी अगर आपको गवर्नमेंट से कोई जॉब नहीं मिल पाती है तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि आपको वो अमाउंट पे करना है या आपको वो 2 साल कहीं सर्व करना है। तो इन बातों को समझिए कि सर्विस बॉन्ड जो भी है उसकी कंडीशंस और उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग में कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर योर एमबीबीएस एडमिशन सिलेक्शन शुड बी द कॉलेज। जिस कॉलेज में आप एमबीबीएस करने वाले हैं सिर्फ उसको प्रायोरिटी दीजिए। वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरियाणा में है, पंजाब में है, यूपी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे पीजी सीट्स कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज इस बात को समझिए, ये एक बहुत एनालिटिकल फील्ड है। अगर आप सिर्फ किसी की कहे सुने में आएंगे, बिलीव यू मी, 6 महीने के बाद आप अपने डिसीजन को लेके पूरी जिंदगी रिग्रेट करने वाले हैं। क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है जहां पे ना तो आप अपने कॉलेज को छोड़ सकते हैं और ना ही अपने कोर्स को छोड़ सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि प्लीज इन 4 बातों का ध्यान रखिए। अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए प्लान कर पाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल एडमिशन में अपनी प्लानिंग करनी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार जीएमसी और नॉट और एमबीबीएस लाइट हाउस को जरूर देखिए। एमबीबीएस लाइट हाउस इंडिया का पहला जीपीएस है जो आपको एमबीबीएस एडमिशन के लिए गाइड करता है। एमबीबीएस लाइट हाउस इतना एडवांस डाटा एनालिटिक्स के बेस पे डिजाइन है कि आपको वहां पे जो भी डाटा मिलता है वो ऑथेंटिक मिलता है, जो भी रिपोर्ट्स आपकी मिलती हैं वो बहुत पर्सनलाइज मिलती हैं। और एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने एक डिजिटल गाइडेंस भी शुरू किया हुआ है ताकि आपको किसी भी तरीके से बिना किसी मैनिपुलेशन के अपना पूरा काउंसलिंग एक्सपीरियंस अच्छे से मैनेज कर पाए। तो अगर आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाएंगे, डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल गेट अ बेटर मेडिकल कॉलेज। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।